हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई के रिवीजन क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज हम सब बीएमई के इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, जिसमें कि आज का रिवीजन का ये लेक्चर नंबर 6 है। और इससे पहले जो है हमने टोटल 5 लेक्चर रिवीजन के प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि हम सब बीएमई के जो मैकेनिकल वाले पार्ट थे उन्हें हम सब पूरा अच्छे से कवर कर लिए थे उन 5 रिवीजन वाले क्लास में। ठीक है, बट दोस्तों आज के 6 लेक्चर में जो है हम सब इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट के जो डिफिनेशन वाले पार्ट हैं इनको कवर करने वाले हैं। और देन आफ्टर जो है दोस्तों अगले लेक्चर में जो कि जहाँ तक कोशिश करेंगे एक सिंगल लेक्चर में ही आपका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट का जो भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक टाइप्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं मतलब 2-2 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम जो है यूट्यूब पर भी बीएमई का जो मैकेनिकल वाला पार्ट था उसका दोस्तों हम सब वहाँ पर भी पूरा अच्छे से कवर कर लिए थे यूट्यूब पर भी, ठीक है ना। मतलब उसका जो है पूरा लेक्चर वाइज जो है हम केवल मैकेनिकल वाले पार्ट को कवर किए थे, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को वहाँ पर अच्छे से कवर नहीं किए थे, ठीक है ना। और दोस्तों इसलिए जो है हम सब जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है इसे रिवीजन के माध्यम से हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो पूरा एग्जाम व्यू से रहेगा। और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें जो है पूरे बेसिक से कवर करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट को आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। और दोस्तों इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस लेक्चर को थोड़ा भी मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में, इस सिंगल लेक्चर में ही आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट का पूरा डिफिनेशन वाला पार्ट कवर करा देंगे, जिससे कि दोस्तों इसी लेक्चर में हम आपको जितने भी इसमें मतलब क्वेश्चन के माध्यम में जितने भी मतलब यहाँ पर फार्मूले बनेंगे उन सारे फार्मूले को हम आपको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में यदि आप अच्छे से फार्मूला भी जान गए तो अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। क्योंकि एक ही फंडा होता है कि जब तक आप कोई भी क्वेश्चन का उसका जब तक फार्मूला आप नहीं जानेंगे तब तक वो क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों उसका जो फार्मूला है वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस फार्मूलों को हम सब डिफिनेशन के माध्यम से रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि वो फार्मूला आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसमें कि दोस्तों आज और कल के लेक्चर में हम सब पूरा बीएमई समाप्त कर देंगे, ओके। और देन आफ्टर हम सब अपना अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है अप्लाइड मैकेनिक्स। और दोस्तों उसमें ग्रेविटी नाम से एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आप 3rd सेमेस्टर में सोम पढ़ेंगे। और मैकेनिकल वाले मॉस पढ़ते हैं, ठीक है ना, बट सिविल वाले सोम पढ़ेंगे। उसमें जो है एक पूरा चैप्टर ही वही है, ठीक है, जिसमें आपको टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। और आपके मैकेनिक्स में है, और मैकेनिक्स में यदि इसे पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 3rd सेमेस्टर में वो चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा बेसिक से उसे बताएंगे। और वो क्वेश्चन दोस्तों 8 से 10 नंबर में पूछता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब देरी न करते हुए हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ताकि आज से और कल के लेक्चर में हम लोग इसे पूरा अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रिकल वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि उसे एक ही लेक्चर में कवर करा दें, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं करेंगे, लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। उसमें देखेंगे जितना भी क्वेश्चन, जितना भी न्यूमेरिकल कवर हो पाएगा उतना करा देंगे आपको, ठीक है ना। यदि कुछ बचेंगे तो फिर अगले लेक्चर में भी करा देंगे, ठीक है, ताकि बड़ा लेक्चर ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की इस डिफिनेशन के माध्यम में हम आपको वही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूरा एकदम अच्छे से बताने वाले हैं दोस्तों, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। पूरा आपको पूरा छाँट कर लाए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आपके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों पूरा अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसलिए हम आपको पूरा बेसिक से बताते हुए चलेंगे जो भी चीज़ें हैं। फिलहाल आप ये जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है इसे हम उम्मीद करते हैं आप लोग 12 में भी पूरा अच्छे से पढ़े होंगे, 12वीं क्लास में, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अब इस मतलब बीएमई में, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट में इसे आपको पढ़ने में। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन तो क्या है दोस्तों कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए
विद्युत धारा मतलब कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उनको ही हम सब क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। एक बार और रिवाइज करिए कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि विभवांतर क्या है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि विभवांतर क्या है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप लोग क्लास 9वीं में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इतने चीज़ों को फिलहाल ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विभवांतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, किसी परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, क्या है, किसी परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एक बार और रिवाइज करिए कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस विभवांतर वाले फार्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विभवांतर को हम सब भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब भी बराबर हमारा होता है दोस्तों W/Q, ठीक है। क्या होता है, W/Q होता है। W मतलब कार्य बट्टे आवेश। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। इस प्रकार से भी इसका डिफिनेशन आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो दोस्तों एक बार और भी रिवाइज कर लीजिए ताकि पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। देखिए, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको हम बता दिए कि एकांक कूलाम आवेश में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अपना तीसरा क्वेश्चन अब ये है कि ओम के नियम को समझाइए। क्या है कि ओम के नियम को समझाइए, ये अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम क्या कहता है, इसी को हम सब यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक है ना। ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों आप जानते हैं ओम को हम सब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ओम को देखिए इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ओम बराबर आप लोगों को ये भी अच्छे से पता होगा दोस्तों, ठीक है, कि ओम बराबर होता है V/I। क्या होता है, V/I होता है, ओके। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जिससे ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ठीक है, क्या है, विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का कथन लिखिए, ठीक है। क्या है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। कथन का मतलब ये है कि उसको परिभाषित कीजिए, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम सब यही जानेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम क्या है और किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को जानेंगे क्योंकि दोस्तों ये जो किरचॉफ का दोनों नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम आप भी उससे एकदम इसका ये सवाल तो मान लीजिए बिल्कुल आता है, इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं और इससे रिलेटेड ये डिफिनेशन जो है ये भी आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का कथन लिखिए। कथन का मतलब दोस्तों ये है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इतना समझ गया ना क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑब्वियस से, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके डिफिनेशन को पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग याद करिए, ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। देन आफ्टर अभी आगे आप चलेंगे तो इसको जो है अभी हम डायग्राम के माध्यम से पूरा अच्छे समझा देंगे, ठीक है ना, और जिससे आपको इसका डिफिनेशन भी याद हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर है तो इसका डिफिनेशन यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ पर अब जब डायग्राम देखें तो उसका डिफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके देख लेते हैं उत्तर को हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या दिया है कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग, ठीक है, संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। एक बार और रिवाइज करिए कि विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर होने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। ओके, और दोस्तों इतना आप जानिएगा कि इस वक्त जो भी लास्ट मोमेंट बैच आपका ये चल रहा है, इसे जो है आप लोग केवल अच्छे से दिमाग में एडजस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जब आपका एकदम नज़दीक आ जाएगा तो उस वक्त जो है एक बार इस लेक्चर को ऐसे ही लगाकर ड्रिल लगाकर ही आप लोग अपने कान में आराम से इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तभी भी आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा उस वक्त, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये रिवीजन का बैच है, इसमें आप लोगों को केवल हर एक चीज़ रिवाइज करना है, ठीक है ना, पूरा अच्छे से, ठीक। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस करिएगा यहाँ पर, ठीक है। हम आपको पूरा कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से बताने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों एक बार और इसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, विद्युत परिपथ में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बोलिए इतना समझ पाए? आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कह रहा है विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर, मतलब जब किसी संधि की ओर धारा प्रवाहित होती है तो हमेशा प्लस में होती है, ठीक है ना, और जब संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होती है तो हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, इसको अभी डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा अच्छे से बताएंगे किस प्रकार प्लस होता है, किस प्रकार माइनस होता है, ठीक है। मतलब जो बाहर की तरफ प्रवाहित होते हैं वो माइनस वाले पार्ट होते हैं और जो अंदर की तरफ प्रवाहित होते हैं वो प्लस वाले पार्ट होते हैं। तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों धाराएं, ठीक है। वही चीज़ कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक। अब चलिए अगला देख लेते हैं अपना, ठीक है, जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल आप दोस्तों इतना ही जानिए, अभी आपको डायग्राम से जब बताएंगे बिल्कुल आपको सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? तो किरचॉफ का दूसरा नियम यही कहता है कि किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजीय योग या फिर बीजगणितीय योग कह सकते हैं, ठीक है ना, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बोलिए इतना भी समझ पाए आप? आई होप आपको किरचॉफ के पहला नियम और दूसरा नियम अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा का सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये भी दोस्तों आप लोग तो इसे जानते ही हैं वैसे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है सबको, ठीक है ना। आप लोग हमें पता है सब कुछ पढ़े हैं फिलहाल, लेकिन हर टाइम हर चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है। एक बार रिवाइज करना हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ पे अमल करेंगे उतना ही वो आपको याद रहता है वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए विद्युत धारा को हम लोग सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आई से। तो आई बराबर होता है आवेश बट्टे समय, ठीक है, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए कि विद्युत धारा बराबर क्या होगा दोस्तों? कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय, ठीक, मतलब आई बराबर क्यू बट्टे टी, ठीक है। इतना याद हो गया ना आपको? आई बराबर क्यू बट्टे टी, इतना याद करिएगा, ठीक है। देखिए मात्रक के रूप में लिखना चाहेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर होगा कूलाम, मतलब आवेश है ना, आवेश का मात्रक कूलाम बट्टे समय का मात्रक सेकेंड, मतलब कूलाम बट्टे सेकेंड होता है
1 एम्पियर बराबर। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाना कि विद्युत धारा बराबर क्या हुआ दोस्तों। अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का अपना अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए है कि विद्युत वाहक बल का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, क्या है, विद्युत वाहक बल का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये सारी चीज़ें जो इधर के पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको 12वीं कक्षा में आप लोग ये सभी चीज़ें देखे होंगे। ठीक है ना, और फिलहाल अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आपको ये सभी याद भी होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, विद्युत वाहक बल का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए इसका सूत्र और मात्रक अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में और क्वेश्चन लगाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मतलब एग्ज़ाम तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको दोस्तों आप लोग 12वीं कक्षा में पूरा अच्छे से पढ़े भी हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगाए हैं और इसमें भी दोस्तों इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं और जो कि एग्जाम आप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसका फार्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए कह रहा है विद्युत वाहक बल का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल के सूत्र एवं मात्रक को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका दोस्तों यहाँ पर फार्मूला पूरा अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी सी भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो देखिए विद्युत वाहक बल को सबसे पहले हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा बट्टे आवेश। क्या होता है, ऊर्जा बट्टे आवेश होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्जा को डब्लू से, मतलब कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, इसलिए डब्लू से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को भी। ठीक है, और यहाँ पर आवेश दिया है जिसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, ई बराबर डब्लू बट्टे क्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ई बराबर डब्लू बट्टे क्यू। और यदि पूछे विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को ही हम सब विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी शॉर्ट में आप लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों इसका मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपके विभवांतर वाला फार्मूला है सेम यही फार्मूला है आपका। ठीक है, बट वहाँ पर यहाँ ऊर्जा न देकर कार्य लिखा रहता है बस, और सेम चीज़ यही रहती है आपकी, वहाँ पर भी मात्रक विभवांतर का भी वोल्ट होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यही है। ठीक है, बट दोस्तों आई होप आप इसे अच्छे समझ पाए होंगे और इसे आप रिवाइज भी कर लीजिए, पूरा अच्छे से आप याद रखिए। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है ऊर्जा बट्टे आवेश। ठीक है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। अब आगे चलिए देख लेते हैं, जो है प्रतिरोध का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। क्या है, प्रतिरोध का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिए, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए होता है। ठीक है, क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए होता है। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों ये जो रो होता है ये प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है, तो ये प्रतिरोधकता का साइन होता है जिससे रो हम सब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एल है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाता है, मतलब सेंटीमीटर में मापा जाता है इस माप को। एरिया आप जानते हैं लंबाई गुणी चौड़ाई होती है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसमें जो एल है वो है प्रतिरोध की लंबाई जिसे सेंटीमीटर में बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों इतना ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, तो इतना जान गए, प्रतिरोध बराबर क्या हुआ, रो इंटू एल अपान ए। क्या हुआ, रो इंटू एल अपान ए। बोलिए इतना याद हो गया ना आप सभी को। तो चलिए देन आप अपने अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपका ये है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता का सूत्र एवं मात्रक लिखने के लिए यहाँ पर दिया है। तो देखिए ध्यान से, संधारित्र की जो धारिता होती है इसे हम सब सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, तो सी से प्रदर्शित करते हैं संधारित्र की धारिता को। तो देखिए सी बराबर होता है क्यू अपान भी, मतलब आवेश अपान विभवांतर। ठीक है, क्या होता है, आवेश अपान विभवांतर होता है दोस्तों। इतना याद रखेंगे, सी बराबर क्यू बट्टे भी, सीधे याद रखिएगा, सी बराबर तो क्यू बट्टे भी, साथ में याद करिए ऐसे ही। ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। देखिए जहाँ क्यू
क्या होता है, आवेश होता है, और भी विभवांतर होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। और आप लोग जानते हैं Q/V दिया है, तो इसका मात्रक भी क्या बनेगा, जो संधारित्र का है, तो इसका जो मात्रक है दोस्तों ये रहेगा कि कूलाम/वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कूलाम/वोल्ट। ठीक है, और जो कि दोस्तों इन दोनों के मान को हम लोग क्या कहते हैं, इसे या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो फैरड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो फैरड भी कहते हैं। इसका मात्रक जो संधारित्र की धारिता होता है, इसे क्या कह सकते हैं, तो फैरड कह सकते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए? आई होप आप ये भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि दोस्तों संधारित्र की धारिता बराबर होता है आवेश बट्टे विभवांतर, जिसका मात्रक कूलाम/वोल्ट कह सकते हैं या फिर एक फैराड कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, ठीक है ना। देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो, ठीक है, जिस पर विद्युत आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र क्या है दोस्तों, एक ऐसी युक्ति है जिस पर विद्युत आवेश को संचित मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। और वास्तव में जो है संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हों। इन चालकों को प्लेटें कहते हैं। उदाहरण के लिए समांतर प्लेटें संधारित्र, ठीक है ना, ये उदाहरण है जो कि समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करिए, हमारे साथ बोलिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर विद्युत आवेश संचित किया जा सकता है और वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ होता है, ठीक है ना, दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हों। इन प्लेट को मतलब इन चालकों को प्लेट कहते हैं, ठीक है ना, इन चालकों को प्लेटें कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। आई होप आप इतना भी समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर। चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। पहला विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं, और दूसरा विद्युत वाहक बल, ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में EMF कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। और फिलहाल करके आपको ये जो दूसरा नंबर का है ये अधिक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि पहला वाला हमने आपको बता भी दिया है। फिलहाल एक बार और बता देंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा और उम्मीद करते हैं ये तो तैयार भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे ध्यान देंगे आप लोग कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को समझिए। देखिए विद्युत धारा किसे कहेंगे, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, अतः किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा एवं समय के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, किसी चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, उसमें धारा मतलब I एवं समय T के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, और विद्युत धारा का प्रतीक जो होता है वो I होता है, I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कूलाम प्रति समय भी होता है। ठीक है, मतलब कूलाम प्रति सेकंड ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, तो इसे A से प्रदर्शित करते हैं। आई होप इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा आगे दिया दोस्तों कि यदि किसी विद्युत धारा के एक बिंदु से 1 सेकेंड में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि यदि किसी विद्युत धारा के एक बिंदु से 1 सेकेंड में
6.24 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, जैसा कि आप लोग पीछे भी देखें, जिसको हम सब क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और क्यू बराबर मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, तो धारा गुणे समय होता है, मतलब 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड होता है, मतलब Q बराबर I/T कह सकते हैं। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो आवेश है वो भी यहाँ पर आपके विद्युत धारा से निकल जाता है। देखिए धारा बराबर आवेश बट्टे समय होता है, तो यहाँ से समय बराबर आवेश बराबर निकालेंगे तो धारा गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाया ना। तो चलिए अब आगे देखिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन अपना देखेंगे जो है विद्युत वाहक बल। क्या दोस्तों, तो ये है विद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो देखिए विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जिसकी, ठीक है दोस्तों, एक बार और ध्यान दीजिए कि विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है और इसकी इकाई भी वोल्ट है। और इसकी इकाई क्या होती है, तो वोल्ट होती है। ठीक है, जिसका विभवांतर का वोल्ट होता है उसी प्रकार विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। इसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि हम आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करते हुए चला रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप पूरा अच्छे से इसे पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से एक बार और ध्यान दीजिए, किसी विद्युत वाहक मतलब विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है और इसकी इकाई भी वोल्ट होती है। और किसी विद्युत सेल या जनित्र का विद्युत वाहक बल मतलब जिसे EMF मतलब हम आपको बताएं शॉर्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, ऊर्जा का वह मान है जो 1 कूलाम आवेश से प्राप्त होता है और उपलब्ध ऊर्जा या किया गया कार्य प्रति कूलाम आवेश स्रोतों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। और हम आपको शॉर्ट में भी बताएं दोस्तों कि इसे याद करने का जो ट्रिक है, किस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हमने आपको अच्छे से बताया। देखिए विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर ऊर्जा बटे आवेश होता है। ठीक है, मतलब इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, अथवा इसे आप लोग वोल्ट कह सकते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम लोग ऊर्जा बराबर निकालें, ठीक है, तो ऊर्जा बराबर निकलेगा Q × E। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि Q × E। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए आप लोग। तो चलिए अब देख लेते हैं देन आप अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन को अपने। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और पॉइंट जान लीजिए कि विद्युत वाहक बल परिणाम में उस ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिणाम में उस ऊर्जा के बराबर होता है जो विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाह से प्राप्त होती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि विद्युत वाहक बल उस परिमाण में उस ऊर्जा के बराबर होगा जो विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाह से प्राप्त होती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे अच्छे से। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है फिलहाल ये वाला, ये आपको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, ये वाला न्यूमेरिकल के समय आपको सारा चीज़ बताएंगे। फिलहाल देखिए अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किरचॉफ के नियम को कैसे आप लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, पूरा विस्तारित के समय, ठीक है ना, विस्तारित रूप से समझा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए किरचॉफ का नियम, सरल परिपथों में धारा की गणना केवल ओम के नियम से की जा सकती है। ठीक है, क्या जाने यहाँ पर कि सरल परिपथों में जो धारा की गणना है वो सिर्फ और सिर्फ ओम के नियम से की जा सकती है। ठीक है, तथा परिपथ में विभवांतर, तुल्य प्रतिरोध इत्यादि श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि से किए जा सकते हैं। ठीक है, तथा कहा जा रहा है कि परिपथ मतलब तथा परिपथ में विभवांतर जो है तुल्य प्रतिरोध इत्यादि श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि से किया जा सकता है। परंतु जो जटिल परिपथ होते हैं, जो न तो श्रेणी परिपथ में होते हैं और न ही समांतर परिपथ में होते हैं, ठीक है, तो साधारण ओम नियम अथवा श्रेणी या समांतर परिपथ विधि से हल नहीं किया जा सकता। और इसी के लिए यहाँ पर इन परिपथों में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध इत्यादि किरचॉफ के नियम से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतना समझिए कि किरचॉफ का नियम का हम लोग फॉलो क्यों करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग समझ पाए ना। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ तो जान गए
कि मतलब जो सरल परिपथों में धारा होता है उसे हम सब ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, और परिपथ में विभवांतर, तुल्य प्रतिरोध इत्यादि श्रेणी एवं समांतर संयोजन भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। बट जो जटिल परिपथ होते हैं उसमें जो होता है दोस्तों, न तो आपका ओम का नियम काम करता है और न ही आपका जो समांतर एवं श्रेणी संयोजन विधि है ये भी नहीं काम करता है। तो उस कंडीशन में हम सब किरचॉफ के नियम का फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम, देखिए इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में, एबाउ रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। और ध्यान दीजिए आगे, जो कि आप पीछे पढ़े हैं तो ये चीज़ पढ़े हैं जो इसके नीचे लिखा गया है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, बट इतना पहले समझने से पहले ये ऊपर वाला भाग को समझिए, इस वाले। ठीक है, कि यदि मतलब इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। देखिए बीजगणितीय योग यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आई क्या है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 के बराबर होता है। वही चीज़ बताया जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस चीज़ को समझिए कैसे कहा जा रहा है। तो देखिए धारा का यहाँ पर सबसे पहले आपको चिन्ह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, संधि की ओर मतलब संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से बाहर आने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पीछे भी बताएं कि जो चीज़ें संधि की ओर आती हैं उसे हम सब धनात्मक मानते हैं उन धाराओं को, और जो संधि से बाहर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक धारा मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम साइन मतलब यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, और ये अंदर आ रहा है 2 वाला, आई वाला भी 1 वाला भी अंदर आ रहा है, और ये 5 वाला भी अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख पा रहे हैं ना। तो देखिए इसका यहाँ पर पूरा अच्छे समझा रहे हैं। देखिए दिया गया है कि इसमें जो धारा, ध्यान दीजिए इसमें देखिए सबसे पहले कौन कौन सी धाराएं बाहर हो रही हैं। तो बाहर होने वाली धाराएं आप लोग देख पा रहे हैं, और आप लोग इतना जान गए कि जो बाहर जाती हैं धाराएं उन्हें हम क्या मानते हैं, तो ऋणात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, तो ऋणात्मक, क्योंकि आपको यहाँ पर हम बता दिए ना, देखिए बताया ना, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से बाहर जाने वाली को ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे ऋणात्मक मानेंगे जो बाहर जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन से धाराएं बाहर जा रही हैं, तो देखिए एक तो 4 वाला जा रहा है, एक देखिए एक 4 वाला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक 4 वाला जा रहा है, एक 3 जा रहा है, और कौन सा जा रहा है, बस 2 धाराएं जो हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, इसलिए I3 और I4 को माइनस में लेंगे। ठीक है ना, और ये सभी जो I1 I2 और I5 हैं ये अंदर की ओर आ रही हैं, इसलिए इन्हें प्लस में मानेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए क्या I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस I3, देखिए I3 क्या है, ये बाहर जा रहा था इसलिए इसे माइनस में रख दिया गया। I4 भी बाहर जा रहा था इसलिए माइनस में, और I1 I2 क्या था, अंदर था इसलिए प्लस में था, और I5 भी क्या था, ये भी प्लस में, मतलब अंदर की तरफ है ना, तो इसलिए इसे भी प्लस में रखा गया है। ठीक है, और इसके इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि आपको इतना पता है कि किरचॉफ का नियम यही कहता है कि किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, वो शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए शून्य के बराबर मान लिए जाते हैं। देखिए, और देखिए इसमें से इस वाले पार्ट को जो है, जो माइनस वाले पार्ट को है, इन्हें पक्षांतर करके इसको भी प्लस के माध्यम में लिया गया है। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं किरचॉफ का, ये तो सेम वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना, बट हम सब आगे देखते हैं। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम को समझिए ध्यान से। यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। ठीक है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग अच्छे जानते होंगे कि ऊर्जा जो संरक्षण का नियम होता है ये क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए जो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये किस पे आधारित, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के
बेस्ड है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, आप इतना जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से ही, कि देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, अर्थात ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन यहाँ पर भी लिखी गई है और आई होप आप इससे अच्छे से याद भी कर पाए होंगे, ठीक है ना। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि चाप का दूसरा नियम किस पे बेस्ड है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। और जो कि दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना समझ गए ना आप। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है, इसे समझिए कि किसी बंद परिपथ में, ये देखिए बंद परिपथ है, ठीक है, में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये कहता है दूसरा नियम किरचॉफ का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एक परिपथ में विभवांतर कार्य करते हैं उनका सभी का जो विभवांतर का बीजगणितीय योग होता है वो सभी क्या होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक परिपथ है, ये मान लीजिए यहाँ पर कितना भी विभवांतर दिए हों उन सभी विभवांतर का योग जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे फिलहाल यदि आपको एग्जाम में लिखना तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा था होकर के, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली परिपथ में, देखिए फिर से किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराएं रहेगा, ठीक है। पीछे है दोस्तों, बस यहाँ पर दिख नहीं रहा, परिपथ में प्रयुक्त धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग में लगाए गए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। इससे जो भी है दोस्तों आप लोग इसे जब एक बार और पढ़िएगा तो टेलीग्राम से इसका जो यहाँ पर PDF है उस PDF को इससे लेकर पढ़िएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को हम वापस सेंड कर देंगे। तो देखिए आगे अध्यारोपण प्रमेय को समझाइए, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अध्यारोपण है, ठीक है। तो देखिए जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना, समझ में भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बस ध्यान से समझिए। देखिए ये कह रहा है, इसका डिफिनेशन जो है, ठीक है, ध्यान समझिए, इसका उपयोग मतलब प्रयोग किसी जटिल परिपथ को हल करने के लिए किया जाता है। पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि इसका प्रयोग, आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है ऐसे, ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा कोशिश करिएगा स्टेप में लिखने की, ठीक है। इसका प्रयोग किसी भी जटिल परिपथ को हल करने में किया जाता है। यह विभिन्न शाखाओं अथवा अवयवों में धारा के मानों को हल करने में आसान विधि है, ठीक है। और इस प्रमेय के अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत विद्युत ऊर्जा स्रोत को पृथक से प्रयुक्त कर विद्युत परिपथ को हल करते हैं, जिसके द्वारा निश्चित अज्ञात राशि को हम सब प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। इसे शॉर्ट में जानिए कि यह मतलब इसका प्रयोग जो होता है जटिल परिपथ को हल करने में किया जाता है, और जो है इस प्रमेय से एक व्यक्तिगत विद्युत ऊर्जा स्रोत को पृथक से प्रयुक्त कर विद्युत परिपथ को हल करते हैं, जिसके द्वारा निश्चित अज्ञात राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से आगे, थेवेनिन प्रमेय को परिभाषित कीजिए। थेवेनिन प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी दो सिरे वाली प्रदाय जाल, ठीक है, किसी दो सिरे वाली प्रदाय जाल को तुल्यमान विद्युत वाहक बल मतलब VTH इससे प्रदर्शित करते हैं, जो तुल्यांक विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत वाहक बल वाले एक स्रोत के साथ श्रेणी में संलग्न एवं तुल्य प्रतिरोध को RTH से प्रदर्शित करते हैं, तो द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थेवेनिन जो प्रमेय है ये यही कहते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी भी दो सिरे वाली प्रदाय जाल को तुल्यमान विद्युत वाहक बल वाले एक स्रोत के साथ श्रेणी में संलग्न एवं तुल्यांक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज स्रोत क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वोल्टेज स्रोत क्या होते हैं। तो इसे समझिएगा आप लोग ध्यान से कि एक वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसके टर्मिनल पर, ठीक है, क्या होता है, जिसके टर्मिनल पर निरंतर वोल्टेज प्राप्त होती रहती है, ठीक है। टर्मिनल मतलब दोस्तों ये होता है कि जो वहाँ पर
मतलब जो परिपथ का मुख होता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो बैटरी लगाई जाती है वही टर्मिनल कहलाता है। जहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है वही चीज़, ठीक है, तो उसी को टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि एक वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसके टर्मिनल पर निरंतर वोल्टेज प्रवाहित होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या है, समझाइए, ठीक है। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आदर्श वोल्टेज स्रोत वह स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, अतः उस पर किसी भी मान का लोड प्रतिरोध लगाने पर उसके सिरों का विभव स्थिर रहे, ठीक है ना। आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या है दोस्तों, इसे अच्छे से याद करिए। और एक व्यवहारिक होता है उसे भी, इन दोनों स्रोत जो हैं वोल्टेज के स्रोत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आदर्श स्रोत क्या है, यहाँ पर एक बार और रिवाइज करिए कि आदर्श वोल्टेज स्रोत वह स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और अतः उस पर किसी भी मान का लोड प्रतिरोध लगाने पर उसके सिरों का विभव स्थिर रहे, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब आगे ध्यान देते हैं, व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत को समझाइए, ये अगला क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। तो जिससे आप लोग समझिए कि व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जस्ट दोस्तों जो हम सब ये पढ़े हैं आदर्श वोल्टेज स्रोत, जस्ट इसका ही उल्टा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, उसमें शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही सभी चीज़ें हैं। अभी देखिए आप देखिए इससे तुलनात्मक करके याद करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है किंतु बहुत कम होता है, अतः परिपथ में धारा प्रवाह से उसके सिरों के बीच वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात के कारण कम हो जाता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। एक बार और ध्यान दीजिए, एक व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है किंतु बहुत कम होता है, अतः परिपथ में धारा प्रवाह से उसके सिरों के बीच वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात के कारण कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं, क्या है कि चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वह परिपथ जिस पर, ठीक है, क्या है, वह परिपथ जिस पर चुंबकीय फ्लक्स का मतलब दोस्तों होता है जो बल रेखाएं होती हैं, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में वो चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब वह पथ जिस पर चुंबकीय फ्लक्स मतलब बल रेखाएं चलती हैं तो उन्हें हम लोग चुंबकीय परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से याद करेंगे कि वह पथ जिस पर चुंबकीय फ्लक्स मतलब बल रेखाएं चलती हैं वो चुंबकीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम बताइए, फैराडे का प्रथम नियम समझाइए। तो इसे ध्यान समझिए, जब किसी कुंडली का मतलब परिपथ होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब किसी परिपथ में ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। तो ये नियम फैराडे का है जो कि प्रथम नियम है फैराडे का। फैराडे का प्रथम नियम यही है दोस्तों। फैराडे कहते हैं कि जब किसी परिपथ के ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं तो उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्रेरित होता है, ठीक है ना। तो इतना समझ गया ना कि जब किसी भी परिपथ में ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए इनका दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये है, इसे भी समझिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से ग्रंथित फ्लक्स, ठीक है ना, ग्रंथित फ्लक्स को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली मतलब परिपथ से ग्रंथित फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती है। अर्थात में आप लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E बराबर क्या हो सकता है, देखिए E को लिख सकते हैं E गुणे मतलब विद्युत वाहक बल E गुणे D इंटू टी, ठीक है, इंटू में n मतलब ग्रंथित फ्लक्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर n क्या है दोस्तों, ये कुंडलियों के वार्तों की संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है, कुंडलियों के वर्तों की संख्या होती है। और डी आप लोग जानते हैं डाया होता है, ठीक है, मतलब व्यास। और टी यहाँ पर समय दिया है, ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो इतना समझ गए क्या होगा तब, मतलब दूसरा नियम क्या होगा, तो ई गुणे D इंटू टी
और इनटू में लिख सकते हैं एन फाई मतलब ग्रंथित फ्लक्स। तो इतना समझ गया ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन ही सिर्फ लिखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली परिपथ से ग्रंथित फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। क्या है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुंडली का वह वैद्युत गुण, ठीक है, कुंडली का वह वैद्युत गुण जो कुंडली में धारा वृद्धि तथा धारा क्षय दोनों का ही विरोध करता हो, तो वो स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा भी लगेगा आपको याद करने में। देखिए कैसे, कि जब किसी कुंडली का वह वैद्युत गुण जो कुंडली में धारा वृद्धि होती है और धारा का जो हानि होती है दोनों का विरोध जो करता है वही स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, इससे जो है अपने तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा वृद्धि तथा धारा क्षय दोनों का जो वैद्युत गुण विरोध करता है उसे हम लोग स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देन आफ्टर अपने अगले क्वेश्चन को देखिए। चुंबकत्व वाहक बल को परिभाषित कीजिए। क्या दोस्तों, चुंबकत्व वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो इसे ध्यान से समझिए, जो चुंबकत्व वाहक बल एक चुंबकीय एकांकी ध्रुवी द्वारा समस्त चुंबकीय परिपथों में जूल में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, मतलब चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि चुंबकत्व वाहक बल एक चुंबकीय एकांकी ध्रुव द्वारा समस्त चुंबकीय परिपथों में जूल में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। और इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो एम्पियर होती है, एम्पियर वर्तन। ठीक है, क्या होती है, एम्पियर वर्तन। इतना याद रखेंगे, जिसे हम सब N × I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये किसके बराबर होती है, तो इसकी इकाई जो होती है मतलब यूनिट एम्पियर वर्तन होती है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसे पूरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए, चुंबकीय तथा विद्युत परिपथों की परस्पर तुलना कीजिए। ठीक है, चुंबकीय तथा विद्युत परिपथों की परस्पर तुलना करना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक करंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मतलब चुंबकीय परिपथ में देखिए, मैग्नेटिक करंट में देखिए, इसमें फ्लक्स बराबर क्या होता है, चुंबकत्व प्रवाह बल। ठीक है, चुंबकत्व प्रवाह बल मतलब जिसे MMF कहते हैं, इंग्लिश में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अपान रिल्यूसेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, रिल्यूसेंटेंस होता है। ठीक है, मतलब प्रतिस्तंभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो प्रतिस्तंभ होता है। इतना याद रखेंगे, चुंबकत्व वाहक बल बट्टे प्रतिस्तंभ होता है फ्लक्स बराबर। ठीक है, और विद्युत परिपथ में क्या होगा, तो इसमें धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बट्टे प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल बट्टे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए, जिससे हम लोग प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इतना समझ गया ना। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स बराबर होता है चुंबकत्व बल बट्टे प्रतिस्तंभ होता है, और विद्युत परिपथ में धारा बराबर विद्युत वाहक बल बट्टे प्रतिरोध होता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब आगे देखिए, आगे है कि चुंबकत्व वाहक बल MMF की इकाई एम्पियर वर्तन होती है। क्या होती है, एम्पियर वर्तन होती है, जिसे हम सब A × T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ हम आपको पीछे बताएं N × I, पर दोस्तों वो भी सही है। ठीक है ना, N × I से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या चीज़ दिया है कि चुंबकत्व वाहक बल की इकाई एम्पियर वर्तन, जिसे A × T कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए, जो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वो वोल्ट होती है। मतलब विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, पर चुंबकत्व वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर वर्तन होती है। बोलिए इतना समझ पाए। देन आफ्टर आगे देखिए कि फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। क्या होती है, फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, और धारा की इकाई एम्पियर होती है। बोलिए इतना समझ पाए। तो ये याद रखिएगा फ्लक्स की इकाई, और आप लोग को याद भी होगा ये चीज़। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो वेबर होती है, और धारा की इकाई एम्पियर होती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब आगे देखिए, फ्लक्स घनत्व
मतलब फ्लक्स घनत्व को बी से प्रदर्शित करते हैं, को वेबर प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। क्या है, फ्लक्स जो घनत्व होता है बी, उसको वेबर प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है, ठीक है। परंतु जो धारा घनत्व होता है एम्पियर, उसे प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या किया जाता है, देखिए दोनों में प्रति वर्ग मीटर से ही नापा जाता है जो विद्युत घनत्व होता है इसको, परंतु वेबर प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है, मतलब इसके मात्रक के वर्ग मीटर में, ठीक है। और उसी प्रकार धारा के मात्रक मतलब एम्पियर के प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है, ठीक है। इतना ही आप लोग लिख लेंगे डिफरेंट। अब देखिए आगे, प्रति स्तंभ की इकाई प्रति हेनरी है, प्रति हेनरी होता है, ठीक है। प्रति स्तंभ बराबर होता है 1/A इंटू म्यू नॉट और म्यू आर होता है, ठीक है ना। और इंटू में देखिए मतलब इसका मात्रक जो है 80/WB या प्रति हेनरी कहते हैं, ठीक है ना। इसके मात्रक क्या होते हैं, जो प्रति स्तंभ की इकाई मतलब मात्रक होती है वो होती है हेनरी कह दीजिए, चाहे A इंटू टी अभी हम आपको बताएं A इंटू टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर वर्तन होता है बट्टे WB, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर सीधे प्रति हेनरी लिख दीजिए, ठीक है। ये मात्रक हो गया। और इसमें एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, 1/A दिया है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज़ कि मतलब ये चीज़ आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपको एग्जाम में मतलब आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो वहाँ पर पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, जब जानेंगे तभी तो उसको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ए दिया हुआ है वो होता है परिनालिका का अनुप्रस्थ वर्ग क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, मीटर में वो भी, ठीक है। क्या होता है, परिनालिका का अनुप्रस्थ क्षेत्र वर्ग मीटर में होता है, ये जो होता है, ठीक है। और जो म्यू नॉट है, ठीक है, वो निर्वात की चुंबकशीलता होता है। क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू आर जो होता है वो होता है सापेक्ष चुंबकशीलता होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए आगे, यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जिसे प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर आपको पता है कि रो इंटू एल अपन ए होता है, ठीक है। ए क्या होता है, ए लंबाई होती है दोस्तों। अब पी मतलब रो क्या होता है, रो एक तुल्यांक होता है, ठीक है। और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ठीक, जिसका मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे दिया है चुंबकशीलता या प्रवेश्यता क्या होती है। देखिए चुंबकशीलता या प्रवेश्यता बराबर होता है -1 प्रति स्तंभ होता है, ठीक है। क्या होता है, -1 प्रति स्तंभ होता है। ये चीज़ फार्मूला नीचे आ जाएगा बट ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं प्रति चुंबकशीलता या प्रवेश्यता बराबर होता है -A म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो जस्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर चालकता बराबर होता है 1/R। क्या होता है, 1/R चालकता का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे फार्मूले रिवाइज करने को मिल जा रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिस्तंभ बराबर क्या होता है, तो 1 प्रति स्तंभ होता है। और विद्युत परिपथ में विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिस्तंभ होता है, इतना ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिस्तंभ होता है, परंतु विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आई होप दोस्तों आप इसे इतना समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। इसे दोस्तों ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सीसा अम्ल बैटरी के अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। क्या है, सीसा अम्ल बैटरी के अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर देखिए, सीसा अम्ल बैटरी के अनुप्रयोग जो है वो निम्नलिखित है। पहला है रेलवे बोगियों में लाइट एंड फैन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए पहला कहाँ यूज करते हैं, रेलवे बागियों में, ठीक है ना। रेलवे बोगियों में मतलब लाइट एंड फैन के लिए यूज करते हैं। और उच्च वोल्टेज मतलब स्विच गियर के स्वप्रचालन के लिए भी इसका यूज करते हैं, ओके। और आगे देखिए, आगे खदानों प्रयोगशालाओं में प्रकाश व्यवस्था के लिए भी इसका यूज करते हैं, जो सीसा अम्ल बैटरी होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए आगे, प्रदूषण रहित स्वचालित स्कूटरों, कारों, छोटे ट्रकों आदि के प्रचालन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है,
जो प्रदूषण रहित स्वचालित होते हैं, मतलब जो प्रदूषण नहीं करते हैं। वैसे स्कूटरों, कारों, छोटे ट्रकों आदि के चालन के लिए, आज के मतलब प्रचालन का मतलब आदि के मतलब यातायात के लिए भी जो है इस सीसा अम्ल बैटरी का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। और ध्यान दीजिए आगे, स्वचालित, पाँचवां क्या दिया है, स्वचालित वाहनों में लाइटिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और छठवां देखिए, विद्युत उपकेंद्रों में स्विच गियर, परिपथ वियोजक, ठीक है, ट्रिप रेल के प्रचालन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था हेतु इन्वर्टर में भी सीसा अम्ल बैटरी का प्रयोग करते हैं, ओके। और आगे देखिए, विद्युत लेपन में भी मतलब छोटे स्तर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूरभाषा केंद्रों, मतलब दूरभाषा केंद्रों में दूरभाष लाइनों को उत्तेजित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूरभाषा मतलब टेलीफोन लाइन वाले जो होते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग सीसा अम्ल बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, स्वचालित वाहनों में स्वतः प्रारंभन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी वाहन को मतलब पुनः चालित करने के लिए हम लोग सीसा अम्ल बैटरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सेल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखिए सेल क्या होता है इसके बारे में। देखिए, विद्युत वाहक बल का एक रासायनिक स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। सेल क्या होता है, तो सेल विद्युत वाहक बल का एक रासायनिक स्रोत होता है जो रासायनिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दिष्ट धारा मतलब जिसे डीसी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और डीसी का प्रयोग हम सब घरों में करते हैं, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो दिष्ट धारा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कि रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए। अब देखिए आगे देखेंगे, सीसा अम्ल संचायक बैटरी के अवयव लिखिए, ठीक है। तो देखिए, मतलब जो सीसा अम्ल होता है बैटरी, उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उनके बारे में देख लीजिए थोड़ा। पहला होता है धारक, ठीक है, कॉन्टेनेर होता है, ठीक है। दूसरा होता है पृथक कारक, जिसे सेपराटोर कहते हैं, ठीक। तीसरा होता है सेल का ढक्कन, मतलब कवर ऑफ सेल, मतलब सेल का ढक्कन होता है। और चौथे नंबर पे होता है क्या चीज़, विद्युत अपघट्य, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटी होता है, ठीक है। और पांचवा होता है एनोड, क्या होता है दोस्तों, एनोड होता है। और छठवां होता है रीड रोध, ठीक है। एनोड मतलब प्लस में होता है और रीड रोध माइनस में होता है, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए। वही चीज़ है दोस्तों जो आप लोग पढ़े हैं अब तक के, एनोड कैनोड वही चीज़ होता है, ठीक है। हिंदी में एनोड को एनोड कहते हैं, कैथोड को रीडोड कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाट घंटा दक्षता को परिभाषित कीजिए। क्या दिया है, वाट घंटा दक्षता को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जो वाट घंटा दक्षता है इसे समझिए। देखिए, बैटरी में विसर्जित वाट घंटा, मतलब जो बैटरी में विसर्जित होती है वाट घंटा तथा आवेशित वाट घंटा के अनुपात को ऊर्जा दक्षता या वाट घंटा दक्षता कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए, इतना समझ पाया ना, कि जो बैटरी में विसर्जित वाट घंटा होती है तथा विसर्जित वाट घंटा के अनुपात को ऊर्जा दक्षता या वाट घंटा दक्षता कहते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, एम्पियर घंटा दक्षता को परिभाषित कीजिए। क्या है, एम्पियर घंटा दक्षता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, बैटरी के विसर्जित, क्या है, बैटरी के विसर्जित एम्पियर घंटा तथा आवेशित एम्पियर घंटा के अनुपात को परिमाण दक्षता या फिर एम्पियर घंटा दक्षता कहते हैं, ठीक है। क्या है, एक बार और ध्यान दीजिए कि बैटरी के विसर्जित एम्पियर घंटा, ठीक है, क्या है, बैटरी के विसर्जित जो है एम्पियर घंटा तथा आवेशित एम्पियर घंटा के अनुपात को परिमाण दक्षता या फिर एम्पियर घंटा दक्षता कहते हैं। बोलिए, इतना भी समझ पाया ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल किसे कहते हैं। सॉरी दोस्तों, कहा जा रहा है कि द्वितीय सेल किसे कहते हैं, ठीक है। द्वितीय सेल को समझिए कि वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात जिसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणी का मतलब दोबारा उसमें उत्पन्न किया जा सकता हो, तो वो क्या होता है, वो द्वितीयक सेल कहलाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए,
वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात जिसमें रासायनिक क्रिया पुनः उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात उत्क्रमणी होती है, तो वह द्वितीयक सेल कहलाता है। आई होप आप इतना समझ पाएंगे। अब देखिए प्राथमिक सेल क्या होती है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता हो। ये देखिए दोस्तों, द्वितीयक सेल से ये डिफरेंट होता है, ठीक है ना, मतलब अपोजिट होता है जस्ट, ठीक है। देखिए, वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणी नहीं होती है, तो प्राइमरी सेल कहलाती है, ठीक है ना। क्या है, एक बार ध्यान से सुनिए, वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणी नहीं होती है, तो उसे प्राइमरी या फिर प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो प्राथमिक सेल है उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, लेक लांची सेल होता है। इसका उदाहरण क्या होता है, लेक लांची सेल, और या फिर एडिसन सेल आदि कह सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अब आगे देखिए ध्यान से। बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब बैटरी को श्रेणी क्रम में हम लोग क्यों जोड़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जो अधिक विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त करना होता है, तो इसके लिए सेलों को श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजित कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो बोलिए इतना समझ पाया ना। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन को, विद्युत मतलब बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ने का उद्देश्य तो क्या है। तो देखिए, अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब संयोजित करते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। बट दोस्तों, श्रेणी क्रम में क्या होता है, अधिक यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में अधिक मान की विद्युत धारा तथा अधिक समय तक वो भी प्राप्त करने के लिए हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। देन आप अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के श्रेणीबद्ध तथा संयोजक श्रेणी क्रम संयोजन की दशा में, मतलब बैटरी के श्रेणी क्रम संयोजन की दशा में कुल परिपथ विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों, यह सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है वो अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत के क्या दिया है, बैटरी के श्रेणीबद्ध श्रेणी क्रम संयोजन की दशा में कुल परिपथ विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, विद्युत धारा का रहा है, तो हम जानते हैं विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई बराबर एन इंटू ई अपान में एन इंटू आर प्लस आर होता है, ठीक है। जहाँ पर देख लीजिए, जो ये एन होता है ये सेलों की संख्या कहलाती है, और जो इसमें ई होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, और दोस्तों जिसमें एक स्मॉल आर जो है वो कहलाता है सेल की आंतरिक प्रतिरोध, और जो कैपिटल आर होता है वो होता है लोड प्रतिरोध। तो बोलिए इतना समझ पाया ना कि एन सेलों की संख्या होती है, ई विद्युत वाहक बल होता है, आर स्मॉल आर होता है सेल की आंतरिक प्रतिरोध, और जो कैपिटल आर होता है लोड प्रतिरोध। बोलिए इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो दिया है बैटरी के समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का सूत्र। अब देखिए, इसमें आई बराबर एन इंटू ई, ये तो सेम होता है, बट नीचे जो होता है, जो एन यहाँ पर होता था वो अब उठ के यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, बस अंतर इतना ही है। तो ध्यान दीजिएगा, आई मतलब विद्युत धारा बराबर एन इंटू ई होता है अपान में स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर, ठीक है। जहाँ एन सेलों की संख्या है ये तो आप जान ही गए हैं, ठीक है। ये ई क्या है, विद्युत वाहक बल होता है, स्मॉल आर सेल की आंतरिक प्रतिरोध होती है, और कैपिटल आर लोड प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, यही देख लीजिए कि मतलब सेल किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कि दोस्तों ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो देखिए, सेल क्या है ये चीज़ ध्यान समझिए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेल क्या होते हैं इसका वर्गीकरण कीजिए, और प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल को समझाइए, ठीक है। तो ये तो हम आपको बता दिए कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो द्वितीयक सेल आप जानते हैं, जिसको हम सब दोबारा उत्पन्न कर सकें, ठीक है, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, मतलब जिसमें रासायनिक ऊर्जा को
पुनः उत्पन्न किया जा सके उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, और जिसमें दोबारा उत्पन्न न किया जा सके उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दिया, बट यहाँ पर ये जान लीजिए कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सेल ये विद्युत वाहक बल के एक रासायनिक स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो सेल कहलाते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, सेल ये विद्युत वाहक बल के एक रासायनिक स्रोत हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत मतलब दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन और की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं हम सब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम अब इससे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, धारिता प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, थोड़ा दोस्तों इसकी क्लियरिटी थोड़ी गड़बड़ आ गई है। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं सिंपल। ठीक है, देखिए धारिता प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, धारिता प्रतिघात प्रतिरोध रहित संधारित्र का वैद्युत गुण होता है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, धारा प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, पूरा सिंपल है। देखिए कैसे कि धारिता प्रतिघात क्या है, प्रतिघात रहित संधारित्र का वैद्युत गुण होता है। क्या होता है, जो धारिता प्रतिघात होता है वो प्रतिघात रहित संधारित्र का वैद्युत गुण होता है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, क्या कहता है, तो वो धारा प्रवाह का विरोध करता है, और इसका मात्रक ओम होता है तथा इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो XC से। तो बोलिए इतना समझ पाएँ। और आगे देखिएगा दोस्तों, आगे दिया है कि अनुनाद आवृत्ति का सूत्र लिखिए। ठीक है, अनुनाद आवृत्ति का सूत्र, इस पे दोस्तों इसके बेस्ट न्यूमेरिकल आपका है। ठीक है ना, इसलिए इस सूत्र को याद रख लीजिएगा कि जो अनुनाद आवृत्ति का सूत्र होता है उसे हम लोग F और R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल r है, ध्यान दीजिएगा, F R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर होता है 1/2 पाई रूट में, और क्वेश्चन में लिखेंगे 1/LC माइनस R²/L²। ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पाए। FR बराबर होता है 1/2 पाई रूट में, क्वेश्चन में 1/LC माइनस R²/L²। ठीक है ना, जहाँ पर R क्या है दोस्तों, तो प्रतिरोध कहलाता है, और L प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है ना, प्रेरकत्व कहलाता है, और C क्या है, तो C ध्यान दीजिएगा, ये संधारित्र होता है। क्या होता है, तो C संधारित्र होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल स्पष्ट नहीं आया था, फिर भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेट में से अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब जिसे AC कहते हैं। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करंट जिसे कहते हैं, एवं डिष्ट धारा, ठीक है ना, में अंतर लिखिए। इसको हम सब यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर के बारे में। तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट होता है, जो कि हम लोग घरों में जो हमारी बिजलियाँ आती हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है ना, और जो दिष्ट धारा होती है वो बैटरियों में, जैसे जो मतलब ऊर्जा उसमें रहती है बैटरी में, ठीक है ना, तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, परंतु जो हमें सीधे लाइट मतलब जो हमारे घर में उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट करंट जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जो दिष्ट धारा होती है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये जनरेटर से, डायनोमो से, उन सभी से, या फिर बैटरी से प्राप्त होता है जो दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ गया ना कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट से प्राप्त होती है, और दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है, तो जनरेटर या फिर डायनोमो से। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम सब। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस में देखिए क्या है कि एक ये सबसे पहले ये क्या है, ये परिभाषा हम सब देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी देख लीजिए क्या है कि परिभाषा है, डेफिनेशन। ठीक है, कि यह एक परिवर्तनीय परिमाण की परिवर्तनीय दिशा वाली धारा होती है। ठीक है, क्या होती है, यह एक परिवर्तनीय परिमाण मतलब परिवर्तन का परिमाण देने वाली और
परिवर्तन में दिशा बताने वाली ये धारा होती है। ठीक है, अदिष्टधारी का क्या होती है, यह एक स्थिर परिमाण की अपरिमाण दिशा वाली धारा होती है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण जो होता है एकदम स्थिर रहता है, मतलब इसमें परिमाण जो है धारा का वो एकदम स्थिर रहेगा, मतलब उससे अधिक नहीं होगा ना उससे कम होता है। ठीक है, और इसमें दिशा जो है वो अपरिभाषित मतलब अपरिवर्तनीय होता है, मतलब इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता है, एक सीध में जाता है। परंतु जो दिष्ट धारा होता है इसमें आप जानते हैं लाइट कभी भी तेज कम आ सकती है और जिससे इसकी धारा में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। अध्ययन आप आगे देखिए, ये है परिमाण के बारे में देखेंगे, मतलब परिवर्तित धारा परिवर्तनीय होता है और दिष्ट धारा स्थिर होती है, ये तो आपको यहाँ पर बताई दी ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं दिशा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यह एक निदिश होती है। क्या होती है, एक निदिष्क। ठीक है, और जो दिष्ट धारा होती है वो होती है एक दिशिक होती है। ठीक है, और यह एक दिशिक होती है और यह एक दिशिक होती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा आगे, मतलब फ्रॉम मतलब रूप के बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये तरंग के रूप में होती है। किसके रूप में, तो तरंग के रूप में होती है। और जो दिष्ट धारा होती है वो ऋजुरेखी रूप में होती है। ऋजुरेखी मतलब दोस्तों लीनियर, मतलब एक सीध में होती है। ठीक है ना, सरल परिपथ में। ठीक, तो इतना जान गए, प्रत्यावर्ती धारा तरंग रूप में होती है और दिष्ट धारा ऋजुरेखी रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए जनन स्रोत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जनरेशन सोर्सेज के बारे में इसके। तो देखिए एसी जो होता है वो जनरेटर इन्वर्टर आदि होता है। ठीक है ना, जनरेटर इन्वर्टर आदि में इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए जो डीसी होता है वो जनरेटर कन्वर्ट बैटरी रेक्टिफायर होती है। ठीक है, मतलब ये जो होती है बैटरी जनरेटर से ये प्राप्त होती है, और परंतु एसी की जो एनर्जी है वो अल्टरनेट से प्राप्त होती है। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर भी चार्ज करते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आती हैं ऐसे। ठीक है, और आगे देखिए, अब इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रेरण प्ररूपी यंत्र, उपयंत्र, माप यंत्र, उपस्कर, उपकरण आदि युक्तियों जैसे इंडक्शन मोटर, इंडक्शन माप यंत्र, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन वेल्डिंग, ट्रांसफार्मर आदि में इसका उपयोग करते हैं। और जो दिष्ट धारा होता है उसका प्रारूप यंत्र, उपयंत्र, माप यंत्र, उपस्कर और उपकरण आदि युक्तियों जैसे डीसी मोटर और मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, बैटरी चार्जिंग इत्यादि में करते हैं इसका। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाया ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है, तापीय शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग कितने परिपथों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में ध्यान दीजिए कि जो तापीय शक्ति संयंत्र है उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो देखिए तापीय शक्ति संयंत्र के मुख्य भागों को 4 परिपथों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहला इसमें है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला है कि धारा, पहला क्या है, दहन तथा ईंधन परिपथ। दूसरा बॉयलर भरण जल तथा वाष्प परिपथ। तीसरा दहन गैसों का परिपथ। चौथा शीतल जलों का परिपथ। तो बोलिए इतना समझ में, पहला दहन तथा ईंधन परिपथ, दूसरा बॉयलर भरण तथा जल वाष्प परिपथ, तीसरा दहन गैसों का परिपथ, चौथा शीतल जलों का परिपथ। बोलिए इतना समझ पाए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे ज़रूर आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए जल विद्युत शक्ति संयंत्र के मुख्य अवयव क्या होते हैं उनके बारे में देख लीजिए थोड़ा, कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, मतलब अवयव, उनके बारे में। तो देखिए जल शक्ति संयंत्र के मुख्य घटक जो होते हैं, मतलब अवयव, वो निम्नलिखित होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है ना, दूसरा भंडारण, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब ये है कि जल को इकट्ठा, मतलब जल को रहने का क्षेत्र, ठीक है, रखने का क्षेत्र। और दूसरा होता है भंडारण, मतलब उसको इकट्ठा करना है एक जगह। तीसरा होता है डैम, मतलब डैम के द्वारा इसे क्या है, इसे इकट्ठा किया जाता है, वो डैम होता है। ठीक है, और चौथा होता है स्लिपवे। ठीक है, पाँचवा होता है कंडक्ट, और छठवां होता है बहाव टंकी, और सातवां होता है प्राथमिक चालक, और आठवां होता है डंप ट्यूब। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाना। इन सभी चीज़ों के द्वारा जो जल विद्युत संयंत्र होता है उनके ये मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है ना, जिसमें पहला क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र, भंडारण, डैम, स्लिपवे और कंडक्ट, बहाव टंकी और प्राथमिक चालक और डाफ्ट ट्यूब। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है,
और एक नवा भी था दोस्तों, जो कि था पावर हाउस के उपकरण। जो पावर हाउस में जो उपकरण यूज होते हैं उनको, वो भी इसके अवयव होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, जो है स्लिपवे से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब जलाशय में पानी भरता है तो जलाशय के स्तर में वृद्धि होती है। क्या है, आप लोग जानते हैं, जब भी जलाशय को है, जलाशय मतलब तालाब, उसमें जब पानी भरता है तो उसका जो जलाशय होता है, मतलब जल का स्तर क्या होता है, जल के स्तर में वृद्धि होती है। तो सेम वही चीज़ लिखी गई है, जब जलाशय में पानी भरता है तो जलाशय के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे जलाशय में भार की वृद्धि होने लगती है। जानते हैं, कम पानी रहेगी तो भार कम रहेगा, जब पानी की वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा, भार की वृद्धि अधिक होने लगती है। ठीक है, इस अधिक भार से बांध की स्थिरता प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब इससे जो अधिक भार से जो बांध लगे होते हैं, जैसे बियर बैराज बांध के रूप में लगे रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, हाइड्रोलिक में आपको मिलेंगे। तो देखिए, इस अधिक भार से बांध की स्थिरता प्रभावित होती है, और इस अधिक जल भार को कम करने के लिए एक संरचना डैम के चारों ओर या उसके किनारे पर लगाई जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार अधिक जल भार को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक संरचना जो कि डैम का होता है। ठीक है ना, उसे चारों ओर या उसके किनारों पर लगाई जाती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस संरचना को ही हम सब स्लिपवे कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसी संरचना को स्लिपवे कहते हैं। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पार्ट का डेफिनेशन था हमने बता दिया। इसे जो है आप लोग रिवीजन के समय एक बार, मतलब एग्ज़ाम के समय रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर सुन के कर लीजिएगा, और जहाँ तक होगा इसका PDF भी हम जो है टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग लेकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका लिंक पिछले लेक्चर में हमने आपको दे दिया था। ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा, या पे AK पॉली सर्च करेंगे तभी भी आ जाएगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर वहाँ पर कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे। तो आई होप आप इन सभी लेक्चरों को अच्छे से समझ पाएंगे, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो भी हम आपको बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फार्मूले बताए हैं वो आपको अगले लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, और जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा यदि सारे फार्मूले आप रट लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।